हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, आज देखिए फिर से हम आपकी अपनी क्लासेस में सीटेट 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप सभी लोगों के साथ मिलकर के हम 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अपने 30 में 30 हम लोग स्कोर कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, जो लोग अभी तक देखिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो विकास का हमारा शीर्षगामी सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो क्या कहता है। पहला है, विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो गया, ठीक है। दूसरा है, विकास अनिरंतर होता है। ये भी गलत। देखिए फ्रेंड्स, जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, जो बिल्कुल सही है। और चौथा है, विकास केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विकास केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ता है, ये आपके अधोगामी सिद्धांत में आता है, ठीक है। लेकिन हमसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत पूछा है, ठीक है। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, वो सिर से लेकर के पैर की ओर होता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर फुटबॉल को ढकेलना। दूसरा ऑप्शन में सुई में धागा पिरोना। तीसरा है लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना। और चौथा है आपका कि धागे में मोती पिरोना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके स्थूल गति कौशल पूछा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी मांसपेशियों से कार्य किया जाता है, ठीक है। तो बड़ी मांसपेशियों से आपका फुटबॉल को ढकेलना हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सुई में धागा पिरोना ये आपके छोटी मांसपेशियों का कार्य होता है, ठीक है। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना ये भी आपकी छोटी मांसपेशी होती है। और धागे में मोती पिरोना ये भी आपकी छोटी मांसपेशी का यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बड़ी मांसपेशी यानी कि सूक्ष्म गति कौशल का क्वेश्चन आपसे पूछा है उदाहरण, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल को धकेलना, ठीक है। यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिकथन और कारण वाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा अभिकथन ए क्या कहता है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है। जो देखिए फ्रेंड्स, जो विद्यालय होता है वो बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है या फिर निभाता है, ठीक है। और जो कारण है फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है। बिल्कुल गलत। देखिए फ्रेंड, जो सामाजिकरण की प्राथमिक कारक होती है वो आपका परिवार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अभिकथन ये है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है, ठीक है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में भी ए और आर दोनों सही दिया है, तो यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ए थर्ड ऑप्शन में दिया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही आपका सबसे करेक्ट होगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अनुसार मतलब उनके अनुसार, ठीक है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उनके अनुसार किस चरण पर जो बच्चे होते हैं वो जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क देना अपना मतलब इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर तर्क देना का जाहिर सी बात है वो अपने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या-क्या दिया है। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक और यहाँ पर आपका तीसरा फ्रेंड्स ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है आपका औपचारिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक होगा। इसी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष की उम्र में जो बच्चा होता है वो तर्क देने यानी कि तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका पांचवा कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी कि स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं, ठीक है। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जब बच्चे नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी कि स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। तो जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है आपका अनुसरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन और तीसरा है आपका समावेशन और चौथा है आपका मौखिकीकरण।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो यानी कि जो बच्चे हैं, जो उन्होंने अगर अपनी नई जानकारी से सामना कर रहे हैं, तो अपनी मानसिक संरचना यानी कि स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं, और जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है फ्रेंड्स? समायोजन कहलाती है, ठीक है? एडजस्टमेंट जिसको बोलता है आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर आपका देखिए जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है? यानी कि यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संप्रत्यय है जिसमें लेव वाइगोत्स्की ने व्याख्या आपने नहीं की है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है? और दूसरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, ये तो बिल्कुल सही है। और निजी वाक्य, ये भी बिल्कुल सही है। जो पाड़ है यानी कि इसके फोल्डिंग, ये बिल्कुल, ये नहीं कि ये तीनों ही उन्होंने बताया है, लेव वाइगोत्स्की ने व्याख्या की है इसकी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए जो आपका पहला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये आपके नैतिक विकास यानी कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही नहीं है लेव वाइगोत्स्की का, तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, क्या हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फ्रेंड्स आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। पहला है स्कीमा, देखिए स्कीमा तो होगा नहीं क्योंकि ये आपके जीन पियाजे का है, ठीक है? दूसरा सामाजिक संपर्कता, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है? तीसरा है आपका आनुवंशिक प्रक्रिया, ये तो नहीं होगी। और चौथा है आपका अनैच्छिक क्रियाएं, ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए जो लेवाइगोस्की जी हैं ये आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सामाजिक संपर्कता बिल्कुल सही होगा, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स जो आपकी ये सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, उसके सही स्तर का यानी कि जो सही स्तर का क्रम है उसको आपको बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स पूर्व पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ये तो सही है। दूसरा है आपका पूर्व पारंपरिक गैर पारंपरिक, ये तो गलत है। तीसरा है आपका उत्तर पारंपरिक पारंपरिक पूर्व पारंपरिक, ये गलत है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आपका पूर्व पारंपरिक होता है, यानी कि देखिए सब गलत है, पढ़ना ही यहाँ पर बेकार है जब आपको पहले ही ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक है? पहले आपका पूर्व पारंपरिक है, फिर पारंपरिक है, उसके बाद उत्तर पारंपरिक है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमको देखिए फ्रेंड्स फटाफट से 36 क्वेश्चन अपने जो कंप्लीट करने हैं, तो हम लोग अपने फटाफट से अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि खाली स्थान शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए। यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो सुझाती है कि क्या शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए। पहला है आपका परीक्षाएं, दूसरा है अध्यापक, तीसरा है माता पिता और चौथा है विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है फ्रेंड्स वो आपकी विद्यार्थी शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए। यानी कि जो बाल केंद्रित होता है इसी को, यानी कि जो बालक हैं उनको केंद्र में रख करके प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है भाषाई, तीसरा है शारीरिक गति संवेदी और चौथा है दिशाई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पूछा गया है कि एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए, ठीक है, जो व्यक्ति है उसमें किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि एक लेखक होना, ठीक है, और एक कवि होना, तो जाहिर सी बात है अगर वो बोल अच्छा पाएगा तभी वो एक अच्छा कवि होगा और लेखक होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारक वाले हैं, ठीक है, कारण वाले। तो पहले देखिए हम लोग अभिकथन अपना देखेंगे क्या है कि देखिए
एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों को जो समस्या दी है, ठीक है, उस पर काम करते हुए अपने विचारों यानी कि जो उसका विचार है मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करे, यानी कि जो उसका विचार है उसके उसको वो बताए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होता है फ्रेंड्स। और जो आपके कारण है वो देखिए क्या है कि भाषा और सोच, ठीक है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, जो भाषा होती है और सोच का जो विकास होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके यानी कि जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारक है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में ही आपके दे दिया है यहाँ पर कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, अगर कोई लड़का रोता है तो दूसरे जो विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत रहो, ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं। तो उनका ये कथन क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है लैंगिक समानता यानी कि क्षमता, दूसरा है आपका लैंगिक समानता, तीसरा है लैंगिक स्थिरता और चौथा है आपका लैंगिक रूढ़िबद्धता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये रूढ़िबद्धता का कार्य कर रहा है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़कियां ही रोती हैं। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थियों में अधिगम शैली चयन में, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो पहला है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, दूसरा है विकास प्रक्रिया के एक प्रकृति और स्वाभाविक रूप में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, चौथा है अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। तो देखिए फ्रेंड जो विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो विकास की प्रक्रिया है एक प्राकृतिक और स्वाभाविक के रूप में उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अधिगम हेतु जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, इसके संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला है मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा है मूल्यांकन सतत होना चाहिए, बिल्कुल सही। और जो तीसरा है मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा होना चाहिए, बिल्कुल गलत ये है, ठीक है। और चौथा है कि विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका थर्ड गलत है ऑप्शन, ठीक है, वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, यानी कि नॉट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके थर्ड ऑप्शन है वही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए जो निम्नलिखित में से मतलब जो आपके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से जो बच्चों में रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका नाम क्या है, दूसरा है आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है आप कहाँ रहते हैं, और चौथा है कि भारत को आज़ादी कब मिली। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा करता है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको समस्या समाधान के लिए ये हो सकता है कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वो ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले विद्यार्थियों के
सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि जो हाशिए पर स्थित समूह है, ठीक है, उससे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसे अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, अर्थहीन नहीं मानना चाहिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में जो हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थी हैं। दूसरा है, उसे मान देना चाहिए और अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये एनईपी 2020 है वो समावेशी शिक्षा के लिए बोलता है कि सभी को एक साथ शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, एक ही क्लासरूम में बैठा करके साथ में शिक्षा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो किसी भी आप समूह से आए या वंचित समूह से आए या फिर वो दृष्टिबाधित हों, ठीक है, तो उन्हें साथ में उनको सबको सम्मान देना चाहिए और अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि उसे नकार देना चाहिए, पहला ही गलत, नकारना नहीं चाहिए। और चौथा है कि उसे दूसरे समूह के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान से कमतर समझना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, कि उसे मान देना चाहिए और अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल सही बात है कि जो स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो विशिष्ट जो क्षेत्र होते हैं उसमें वो चुनौती महसूस करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर भी उनमें सामान्यतः खाली स्थान का सामर्थ्य होता है, यानी कि फिर भी उनमें सामान्यतः किसका सामर्थ्य होता है। पहला है बारीक जानकारी पर ध्यान देने, दूसरा है प्रभावशाली संप्रेषण, तीसरा संज्ञानात्मक नम्यता और चौथा सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे सही आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो बारीक जानकारी पर ध्यान देना, ठीक है, कि फिर भी उनमें सामान्यतः बारीक जानकारी पर ध्यान देने का समर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बनता है, यानी कि जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं, जो देख नहीं सकते हैं बच्चे, उनके लिए कौन सा ऐसा कारक है जो बाधा बनता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, बाधा आपसे पूछा है। पहला है स्पर्शनीय चित्र, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये तो बाधा नहीं होता, ठीक है। दूसरा हस्तलिखित नोट्स, ये तो गलत होगा क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। तीसरा है ऑडियो टेप की व्याख्यान, ये बिल्कुल सही है। चौथा है आपका ब्रेल किताबें, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो हस्तलिखित नोट्स हैं यही बाधा उत्पन्न करते हैं दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है, यानी कि एडीएचडी से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एडीएचडी से जूझने वाले विद्यार्थी हैं वो निम्न में से किन गुणों का अक्सर दर्शाते हैं, ठीक है। पहला है उच्च एकाग्रता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता वाले हैं उच्च एकाग्रता यानी कि दर्शाते हों, ठीक है, तो ये आपका तो नहीं होगा। दूसरा है आवेगशीलता, ये आपका हो सकता है। तीसरा कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता यानी कि संगठन, ये भी आपका नहीं होगा। चौथा है आपका लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता, ऐसा भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो एडीएचडी यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास से जूझने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो आवेगशीलता, ठीक है, इसी गुण को अक्सर दर्शाते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाले हैं, ठीक है, यानी कि देखिए अभिकथन हमारा क्या है कि जो अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है कि जो अर्थपूर्ण अधिगम हेतु, ठीक है, विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कारण है आपका कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड, जो अधिगम होता है वो ज्ञान के सक्रिय अर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे सही ऑप्शन चुनने के लिए बोला है, ठीक है, यानी कि जो सही विकल्प है उससे। तो पहला तो आपका होगा नहीं कि दोनों सही है, बी भी आपका नहीं होगा, यानी कि होगा कौन सा आपका थर्ड, कि ए सही है लेकिन आर है जो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं है, केवल उसका ऑप्शन दिया है, तो चलिए हम उसको छोड़ देते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है, यानी कि जो खुद की सोच प्रक्रिया होती है उस पर चिंतन करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहला है आपका स्मृतिकरण, दूसरा है अभिसंज्ञान, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है आपका आत्मसातकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसंज्ञान। ठीक है, उसे अभिसंज्ञान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि जो अधिगम में सामाजिक संरचनावादी उपागम होते हैं, ठीक है, इनके अनुसार कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर स्वपहल अन्वेषण, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही। तीसरा है खोजी अधिगम, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो नहीं है फ्रेंड, वो आपका फोर्थ होगा कि निष्क्रिय अनुसरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि यही आपका नहीं पूछा है गलत, तो गलत आपका यही है, जो गलत जो है वही सही होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनमें समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए कौन से, यानी कि निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पहला है आपका प्रकार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है अभिसारी चिंतन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका समस्या समाधान दिया है, तो अभिसारी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्रकार्यात्मक भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, चौथा है आपका आत्म केंद्रीयता। तो देखिए फ्रेंड्स, समस्या समाधान के लिए आपके अपसारी चिंतन सबसे महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन लागू होता है कि जो समस्या समाधान होते हैं उनके एक समाधान ना होकर के समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपसारी चिंतन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत या फिर त्रुटिपूर्ण होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती हैं। सही बात है भाई, क्योंकि देखिए जो छात्र हैं, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, उनको समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि देखिए बालक को ही केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन है उनसे कठोरता से निपटना चाहिए, बिल्कुल गलत। चौथा है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत होगा, नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड होगा। ठीक है, कि उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए नहीं पड़ेगा ये पूछा है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या महसूस करेंगे, वो क्या महसूस करेंगे यदि वे विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला ऑप्शन है अधिगम अशक्तता, यानी कि असाध्यता। दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, ये तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तीसरा है गौरव राहत। इन दोनों पर असर पड़ेगा फ्रेंड, यानी कि तीनों पे। लेकिन जो आपका फर्स्ट है अधिगम अशक्तता, यानी कि असाध्यता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, वो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में पूछा है कि कौन से उसके उदाहरण होते हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, ये तो बिल्कुल सही होता है। तीसरा है दूसरा ऑप्शन है नकद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, बिल्कुल गलत, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा है सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, ऐसा भी नहीं होता है।
चौथा है आपका दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। जो आपका करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है वो फर्स्ट ही होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। ठीक है, वो खुद से यानी कि अभिप्रेरणा को यानी कि कर रहे हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा उनके अंदर की जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद से चर्चा में वो भाग ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, एक जो अध्यापिका है उसको अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। पहला है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये तो बिल्कुल ही सही होता है। दूसरा है परिहार उन्मुखी, ये तो बिल्कुल गलत होता है। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये भी आपका गलत होगा। चौथा है कि परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य, ऐसा भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वहाँ पर हो जाएगा आपका कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, एक अध्यापिका को जो अपने विद्यार्थी हैं उनके अधिगमकर्ताओं में महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य की ओर बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के अपने CDP के यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। तो देखिए आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐसा कौशल है जिसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पहला है आपका अभिसंज्ञान, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, बढ़ावा देना चाहिए। चिंतन, सृजनात्मकता, ये तीनों ही देखिए फ्रेंड्स पॉजिटिव हैं आपके। जो अधीनता उन्मुख है यही आपके निगेटिव है, इन्हीं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो नहीं है वही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट ऑप्शन जो है यानी कि फोर्थ ऑप्शन अधीनता उन्मुखी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के हमने अपने CDP में 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट किया करिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई था कल जो कमेंट किया था, उनको CDP का एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, तो सॉरी मैं आज क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन अगले दिन आपको जरूर उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, CDP की क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।